नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक बार जब मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत पुलिस रिपोर्ट मांगी है तो मजिस्ट्रेट तब तक समन जारी नहीं कर सकता जब तक कि पुलिस द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती है। उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए, जिसने मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अभय एस ओका और उज्जवल भुयां की पीठ ने कहा कि मजिस्ट्रेट बिना दिमाग लगाए आरोपी को प्रक्रिया जारी नहीं कर सकता है और उसे ऐसा करना चाहिए। पुलिस से रिपोर्ट मिलने तक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी होने का इंतजार किया। 3 गवाहों के साक्ष्य दर्ज करने और रिकॉर्ड पर दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद विद्वान मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 202 के तहत रिपोर्ट मंगाने का आदेश पारित किया। उन्होंने प्रक्रिया की बात टाल दी। विद्वान मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट प्राप्त होने तक इंतजार करना चाहिए था, ओका जे द्वारा लिखित फैसले में कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट तब तक समन जारी नहीं कर सकता जब तक इस बात की संतुष्टि न हो जाए कि समन आदेश पारित करने के लिए सामग्री पर्याप्त है। समन का आदेश जारी करने के लिए विद्वान मजिस्ट्रेट उसी सामग्री पर भरोसा नहीं कर सकते थे जो 15 दिसंबर 2011 को उनके सामने थी, जब उन्होंने सीआरपीसी की धारा 202 के तहत रिपोर्ट मांगने का आदेश पारित किया था। इसका कारण यह है कि जाहिर है वह संतुष्ट नहीं थे कि सामग्री समन आदेश पारित करने के लिए पर्याप्त थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी के खिलाफ समन जारी करने की प्रक्रिया के गंभीर परिणाम होते हैं, इसलिए इसे बिना सोचे समझे जारी नहीं किया जाना चाहिए। आदेश जारी करने की प्रक्रिया के गंभीर परिणाम होते हैं। ऐसे आदेशों के लिए दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है। ऐसे आदेश यूं ही पारित नहीं किए जा सकते। इसलिए हमारे विचार में विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा समन जारी करने का आदेश पारित करना उचित नहीं था। पृष्ठभूमि: सुप्रीम कोर्ट की उपरोक्त टिप्पणियां उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ आरोपी शिकायतकर्ता द्वारा कंपनी के एक निदेशक को आरोपी के रूप में आरोपित किया जा रहा है द्वारा दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई करते समय आई, जिसने उच्च न्यायालय द्वारा जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया था। मजिस्ट्रेट: आरोपी नंबर 1 अपीलकर्ता एक गैस आपूर्तिकर्ता कंपनी है, जबकि आरोपी नंबर 7 प्रतिवादी नंबर 2 एक वितरक गैस कंपनी है। विवाद का सार ये था कि मजिस्ट्रेट ने शिकायतकर्ता प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दर्ज की गई शिकायत के खिलाफ अपीलकर्ता अभियुक्त नंबर 1 मैसर्स एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को समन जारी किया था, जिसने आरोप लगाया था कि अपीलकर्ता अभियुक्त नंबर 1 प्रतिवादी नंबर 2 अभियुक्त नंबर के साथ मिलीभगत में 7 ने सुरक्षा जमा राशि वापस न करके और प्रतिवादी क्रमांक 1 शिकायतकर्ता से खाली सिलेंडर स्वीकार न करके विश्वास का उल्लंघन किया था। यह आरोप लगाया गया है कि आरोपी कंपनी द्वारा रिफिल की आपूर्ति न करने के कारण प्रतिवादी नंबर 1 शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अपीलकर्ता ने आरोप लगाया कि मजिस्ट्रेट का समन आदेश पूरी तरह से अवैध था। अपीलकर्ता अभियुक्त के अनुसार शिकायत को पढ़ने से पता चलता है कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ किसी भी कार्य को करने या छोड़ने के बारे में कोई आरोप नहीं है जो किसी अपराध का गठन करता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता अभियुक्त के खिलाफ प्रक्रिया जारी करने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया था। इसके अलावा अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता अभियुक्त संख्या के बीच कोई संविदात्मक संबंध मौजूद नहीं है। एक और शिकायतकर्ता प्रतिवादी संख्या 1, क्योंकि आरोपी कंपनी द्वारा निष्पादित डिस्ट्रीब्यूटरशिप समझौते ने कंपनी की ओर से पीओएस समझौते को निष्पादित करने के लिए प्रतिवादी संख्या 2 अभियुक्त संख्या 7 को अधिकृत नहीं किया था। इसलिए आरोपी कंपनी की इसमें कोई भूमिका नहीं थी। आरोपी कंपनी और प्रतिवादी नंबर 1 शिकायतकर्ता के बीच कोई संविदात्मक संबंध नहीं है। व्यावसायिक लेन देन से उत्पन्न विवाद को आपराधिक रंग नहीं दिया जा सकता। अपीलकर्ता अभियुक्त नंबर 1 कंपनी में बल पाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता ने वितरक प्रतिवादी नंबर को अधिकृत नहीं किया है। 2 कंपनी की ओर से प्रतिवादी नंबर 1 शिकायतकर्ता को बिक्री बिंदु सेल्स आउटलेट प्राधिकरण प्रदान करते हुए एक समझौते को निष्पादित करना। वास्तव में पूरा विवाद एक वाणिज्यिक लेन देन से उत्पन्न नागरिक प्रकृति का है। इसलिए हमारे विचार में पहले प्रतिवादी शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत और दस्तावेज
राजकीय उच्च माध्यमिक महात्मा गांधी विद्यालय में वर्ष 20,223 व 2024 2 वर्षों का साइकिल वितरण समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना से हुआ। कार्यक्रम में अध्यक्षता पूर्व सरपंच विक्रम सिंह राठौड़, पूर्व उप प्रधान ललित लोढ़ा, मुख्य अतिथि मंडल अध्यक्ष दावराम शर्मा, भाजपा नेता देवेंद्र सिंह खींची रहे। प्रधानाचार्य रेणु गहलोत ने बताया कि साइकिल वितरण समारोह 2 वर्ष का एक साथ किया गया और इसमें 9वीं कक्षा में प्रवेश करने वाली बालिकाओं को राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क दी जाती है। विद्यालय में 26 बालिकाओं को वितरित की गई और राजस्थान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए फ्री साइकिल योजना 2023 की शुरुआत की है। फ्री साइकिल योजना राजस्थान का मुख्य उद्देश्य है कि जो छात्राएं स्कूल से 2 किलोमीटर दूरी पर निवास करती हैं, उन्हें पैदल चलकर स्कूल जाने की समस्या से मुक्ति मिले। कार्यक्रम में श्रवण गुर्जर, त्रिलोक रोलिया, संतोष शर्मा, प्रभु सिंह जोधा, अनुराग चौधरी, राजेश, मोनिका, नीलम, सत्यनारायण, आशीष शर्मा, शानू, दीक्षा, गौतम सहित अन्य अध्यापक, अभिभावक और बालक बालिकाएं उपस्थित रहे। मसूदा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत नागोला के समाजसेवी धनराज व कजोड़ साहू तथा पत्रकार ओम प्रकाश साहू की माताजी श्रीमती सायरी देवी का 9 मार्च को निधन हो जाने से उनके निजी आवास से कस्बे के मोक्ष धाम पर शरीर को पंच तत्व में विलीन कर समाज की परंपरा का निर्वहन किया। स्वर्गीय सायरी देवी के पति रामदेव जी साहू, पुत्र धनराज, कजोड़ व ओम प्रकाश सहित परिवार के सदस्यों ने पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। वहीं पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन होने पर अंतिम यात्रा में शामिल होने वाले शुभचिंतकों ने एक कर चंदन की लकड़ी समर्पित कर इस महान आत्मा को भावभीनी विदाई दी। वहीं सोमवार 11 मार्च को निवास स्थान पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर स्वर्गीय सायरी देवी की आत्मा को श्री चरणों में स्थान प्रदान करने के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर स्वर्गीय सायरी देवी के सुपुत्रों व पोत्रों को पगड़ी बंधवाकर घर परिवार व समाज की जिम्मेदारी निभाने का संकल्प दिलवाया। वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि समाज सेविका सायरी देवी की व्यवहार कुशलता, धर्म के प्रति समर्पण भाव व समाज सेवा में अग्रणी भूमिका की वजह से तथा उनके पुत्रों के प्रति प्रेम भाव व समर्पण की वजह से हजारों लोगों ने श्रद्धांजलि सभा में पहुंचकर अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने बताया कि स्वर्गीय सायरी देवी जी ने धर्म के प्रति समर्पण भाव व मानव मात्र की सेवा की भावना को रखते हुए अपनी संतान को संस्कारित शिक्षा दिलवाकर समाज में महत्वपूर्ण ओहदे पर पहुंचाया, वरन अपने व्यवहार, कार्यकुशलता व धर्मपरायणता की वजह से परिवार, समाज सहित क्षेत्र में उनका विशिष्ट स्थान रहा है। स्वर्गीय सायरी देवी अपने पीछे पूरा भरा परिवार छोड़कर गई हैं। उनके पुत्रों ने अपने अपने क्षेत्र में अपना नाम श्रेष्ठ किया है। ज्येष्ठ पुत्र धनराज जलदाय विभाग में ठेकेदार होने के साथ साथ बिजनेस करते हैं। दूसरे पुत्र कजोड़ भी सब्जी व जनरल स्टोर की दुकान करते हुए अपने परिवार का गुजारा करते हैं। तीसरे पुत्र ओम प्रकाश बिजनेस के साथ साथ पत्रकारिता का कार्य करते हैं। तीनों ही पुत्र व्यवसाय के साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हुए उनका व पूरे परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। इसके साथ ही उनके पोते भी अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं दे रहे हैं। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित लोगों ने बताया कि माताजी ने अपना पूरा जीवन अपने परिवार की उन्नति में लगाया, बच्चों को संस्कारित शिक्षा दिलवाई, पूजा पाठ व धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि जैसा उनका व्यवहार था वैसा ही व्यवहार उनकी संतानों का है। इनके पुत्र भी अपने स्वर्गीय माता व पिता की तरह पूरा मान सम्मान देते हुए उनकी यथासंभव मदद करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि धनराज, कजोड़ व ओम प्रकाश ने अपनी माताजी की पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से सेवा करते हुए भक्त श्रवण कुमार जैसी मिसाल पेश की है। श्रद्धांजलि सभा में मसूदा विधानसभा के गांव, मजरे सहित व प्रदेश के अन्य स्थानों से आए हुए श्रद्धालुओं व पारिवारिक मित्र इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि जैसा व्यवहार स्वर्गीय सायरी देवी जी का था वैसा ही व्यवहार उनके पुत्रों सहित अन्य उत्तराधिकारियों का है, जो सही मायने में एक अच्छे इंसान के जीवन भर की कमाई हुई पूंजी है। वहीं श्रद्धांजलि सभा के बाद उनके निज आवास पर आयोजित बैठक पर भी रोजाना सैकड़ों की तादाद में ग्रामीणों द्वारा पहुंचकर माताजी को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ पत्रकार ओम प्रकाश साहू, धनराज जी, कजोड़ जी व उनके पिताजी रामदेव जी सहित परिजनों को सांत्वना दे रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा व पत्रकार अनिल साहू सहित सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर माताजी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा धनराज, कजोड़ व ओम प्रकाश सहित परिजनों को सांत्वना दी।
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुम्हारिया में सोमवार को साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित समारोह में सत्र 22-23 एवं 23-24 में कक्षा 9 में अध्ययनरत छात्राओं को राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क साइकिलें वितरित की गई। समारोह की अध्यक्षता प्रधानाचार्य मधु कुमारी ने की। मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा मंडल अध्यक्ष श्री दावराम शर्मा ने शिरकत करते हुए ग्रामीणों व विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य की भजनलाल सरकार बालिका शिक्षा को बढ़ाने के दृष्टिकोण से हर संभव प्रयास कर रही है। इसी क्रम में 9वीं क्लास की बालिकाओं को साइकिल वितरण करने का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर शर्मा ने राज्य सरकार की बालिका शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता एवं योजनाओं का जिक्र करते हुए छात्राओं को शुभकामनाएं दी। मंच संचालन वरिष्ठ अध्यापक शिव प्रकाश लूनिया द्वारा किया गया। कार्यक्रम में भाजपा नेता अभिषेक पारीक, बीरम गुर्जर, टीकेश्वर पालीवाल, श्री बुल्लभ पारीक, टीना शर्मा आदि उपस्थित रहे। मतदाता साक्षरता क्लब, राष्ट्रीय सेवा योजना एवं महिला प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार को राजकीय महाविद्यालय में मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मेहंदी प्रतियोगिता में सरिता बैरवा, गरिमा विजयवर्गीय, अंजलि प्रजापत, काली खारोल, आरती, हसा मीना, रायका कंवर आदि छात्राओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता में सरिता बैरवा ने प्रथम, हसा मीना ने द्वितीय एवं रायका कंवर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्राचार्य पीयूष कुमार गुप्ता ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं जीवन में ऊर्जा का संचार करती हैं। मतदान एक अनिवार्य कर्तव्य है, जिसके लिए महाविद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर डॉक्टर नीता चौहान ने मतदान की शपथ दिलवाई। कार्यक्रम में डॉक्टर रजनी, कोमल सोनी, ज्योति मीना, माया पारिक, डॉक्टर शिखा माथुर आदि ने सहयोग किया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 10 मार्च को फोकस भारत मीडिया और फोकस फाउंडेशन के द्वारा महिला संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान की भिनाई तहसील की ग्राम पंचायत देवलिया कलां की बेटी सोनू चौधरी ने कार्यक्रम में मंच संचालन किया। सोनू ने अपने बुलंद हौसले और दृढ़ इच्छाशक्ति से दिव्यांगता को मात दी है। सोनू ने पहली बार किसी कार्यक्रम में मंच संचालक की भूमिका निभाई, जिसकी सराहना उत्तर प्रदेश के मंत्री, सांसद और विधायकों की। सोनू के इस जज्बे ने समाज में एक मिसाल कायम की है। दरअसल फोकस भारत की प्रधान संपादक कविता नरुका ने बताया कि पिछले 6 सालों से फोकस भारत की मुहिम है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जा सके। इसी कड़ी में महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण कार्यक्रम राजस्थान के साथ ही उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड में आयोजित किया जा चुका है, जिसमें से कई महिलाएं वर्तमान में विधायक और सांसद हैं। लखनऊ में महिला संसद कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर 80 दमदार महिलाओं को वुमेन पॉलिटिकल लीडरशिप अवार्ड से नवाजा गया। साथ ही नेत्रियों में भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिससे जूरी ने 5 बेहतरीन वक्ताओं को कार्यक्रम अंत सम्मानित किया।